अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। तो इस लास्ट लेक्चर में मैंने मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन का ये दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने इसी चीज़ को डिस्कस किया, बट चीज़ डिफरेंट थी। उसके अंदर मैंने डिस्क्रीट क्यूइंग का प्रॉब्लम था एक, उसको डिस्कस किया था। तो आज हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह दे देते हैं और हमें कहते हैं कि सिमुलेट करें 10 वीक्स पीरियड के लिए डिमांड। मैंने आपको बताया भी था कि मॉन्टी कार्लो से लास्ट लेक्चर अगर जिन्होंने देखा है तो उनको पता होगा मैंने क्या चीज़ डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में आपको वैसे दिखा भी देता हूँ मैंने उसमें कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था जिसमें था डिस्क्रीट सिमुलेशन टेक्निक्स को यूज़ करना था, एक सिंगल सर्वर क्यूइंग मॉडल हमने बनाना था। ठीक हो गया। ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन पर। उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन यानी कि किस तरीके से दिया जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। लास्ट वाला अगर प्रॉब्लम देखें तो उसके अंदर प्रॉब्लम आपको किस तरीके से इस तरह दी हुई थी, बस ये प्रॉब्लम दी हुई थी, आपने ये सोल्यूशन निकाला, उसका सोल्यूशन जो किया ये है। सी प्रॉब्लम ये थी। इसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम दी है। देखते हैं कि क्या है। एक टूरिस्ट कार ऑपरेटर है, उसने फाइंड किया कि जो पास्ट फ्यू मंथ में है ना हमारी कार जो है ना वो वेरीड कर रही है और उनकी जो कॉस्ट है ना मेंटेनिंग कॉस्ट है वो भी वेरीड कर रही है टाइम टू टाइम। तो उसने क्या कहा कि ड्यूरिंग द पास्ट 200 डेज़ के अंदर जो डिमांड है ना कार की फ्लक्चुएशन की, वो उसने नीचे बता दी कि 200 डेज़ के अंदर मतलब कि ये सीन है, ये फ्रीक्वेंसी हमें दे दी है। समटाइम्स वो प्रोबेबिलिटी दे देता है, नहीं देता तो फ्रीक्वेंसी दे देता। हमने फ्रीक्वेंसी से ना हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर हम आगे डील करेंगे। अब ये उससे डिफरेंट क्वेश्चन है। मैंने इसलिए कहा था कि मैं नेक्स्ट जेन लर्नर पे ये जो ऑपरेशन रिसर्च की जो प्लेलिस्ट है उसके आप सारे लेक्चर देखें। ये ना सोच के स्किप कर दें कि जिस तरह मॉन्टी कार्लो की अब मैं 5 वीडियो बना रहा हूँ तो वो आप ये समझे एक वीडियो देख ले तो ठीक है, टॉपिक हो गया। अगर 5 वीडियो मैंने अपलोड किए एक टॉपिक पे तो इसका मतलब है उस पाँचों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जिस वजह से मैंने अपलोड किया, कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ होगी जिस वजह से अपलोड करनी पड़ी है मुझे। अगर एक ही चीज़ है तो मैं उसके बार बार लेक्चर क्यों अपलोड करूं, एक लेक्चर से ही समझ आ जाती है। ठीक हो गया। और लेक्चर एंड तक लाजमी देखा करें। इवन के कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि मिड 2 के अंदर उनका लास्ट क्वेश्चन जो था फ्लॉइड वाशर वाला वो सही नहीं हुआ, हालांकि वो मैंने चीज़ कराई हुई थी। फ्लॉइड वाशर का अगर आप लेक्चर जाकर देखें ना तो उसके अंदर 15 मिनट की वीडियो है ना, तो मैंने आखिरी 2 मिनट के अंदर वो वाला सिनेरियो बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका सोल्यूशन क्या है, और सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने। और जिन्होंने वो लेक्चर एंड तक देखा था तो उनके लिए तो ईजी था, और जिन्होंने नहीं देखा था उनके लिए मसले थे। हालांकि सबसे आसान क्वेश्चन मिड 2 में वही था। ठीक हो गया। अब ये उसने 200 पास 200 डेज का उसने बता दिया हुआ है, कुछ उसमें से डेज का बता दिया हुआ है कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी टिप्स पर वीक का मतलब है कि आपकी डिमांड पर वीक, यानी कि हर वीक के अंदर डिमांड कितनी थी, और फ्रीक्वेंसी उसने दे दिया। उसने कह दिया सिमुलेट करें, सिमुलेट द डिमांड फॉर अ 10 वीक पीरियड, यानी कि 10 वीक का पीरियड दे दिया गया है। अगर आप लास्ट लेक्चर देखें तो उसके अंदर 10 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दिया था जिसको आपने सिमुलेट करना था। ठीक हो गया। यूज द रैंडम नंबर, उसने आपको इस बार रैंडम नंबर दे दिए, पिछले क्वेश्चन के अंदर रैंडम नंबर नहीं थे। ठीक हो गया। ये देखें इसमें और अब पिछले लेक्चर में डिफरेंस आ गया। ठीक हो गया। इसके अंदर हम रैंडम नंबर को लेकर किस तरीके से डील करना है, और इस तरह आपको अगर टेबल और ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपने किस तरीके से सोल्व करना। ये अब मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा इस तरह का, इससे रिलेटेड जारी बात है, किसी में वो फ्रीक्वेंसी दे देगा, किसी में वो प्रोबेबिलिटी दे देगा, तो वो सारा आपको सिनेरियो आता होगा। इसलिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। ये पिछले वाले से किस तरह डिफरेंस है ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक हो गया। इसमें रैंडम नंबर्स आ गए। आपने सिंपल क्या करना कि ये मैंने ट्रिप्स पर वीक मैंने एज इट इज नोट डाउन कर लिया यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी जो उसने क्वेश्चन में हमें दी थी वो नोट डाउन कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी के जरिए हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं, हमने क्या करना है कि ये जितने भी फ्रीक्वेंसी है इन सबका सम करेंगे विच इज इक्वल टू 200 ही आएगा। ठीक हो गया। 200 आ गया। आपने क्या करना है, इसके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो होगा 16 डिवाइड बाय 200 विच इज इक्वल टू 0.08। इसकी निकालेंगे 24 डिवाइड बाय 200 विच इज इक्वल टू 0.12। 30 की निकालेंगे 30 डिवाइड बाय 200 विच इज इक्वल टू 0.15। ओके। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। समटाइम्स होता है कि फ्रीक्वेंसी की जगह आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे देते हैं, तो वो भी ठीक है। मैंने ये फ्रीक्वेंसी वाला इसलिए लिया कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हो तो आपने प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालनी है। अगर आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का टेबल दिया गया होगा, यानी कि डिमांड दे दी होगी और प्रोबेबिलिटी दे दी होगी, तो वो तो ईजी है, खैर उसमें से
कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी से आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है और ये हमेशा निकालनी है, तभी आप आगे डील कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। वो किस तरीके से होती है, हमने फर्स्ट एज इट इज़ नोट डाउन कर लेनी है। ये जो फर्स्ट है ये हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर दी यहाँ पे 0.08। इसके अंदर यानी कि इससे जो नेक्स्ट है यानी कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, पिछले में सम होगा, यानी कि 0.12 है, प्लस कर देना 0.08 विच इज इक्वल टू 0.20। देन अब हम ये वाली इसका निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, वो हो गई 0.15, प्लस कर देना उससे प्रीवियस वाली, सिर्फ उससे प्रीवियस वाली को देखना जो कि 0.20 थी, 0.20 प्लस 0.15 विच इज इक्वल टू 0.35। ओके हो गया। अब क्या इससे नेक्स्ट वाली क्या आएगी, ये जो 0.30 है इसको हमने 0.35 में प्लस किया विच इज इक्वल टू 0.65, और देन 0.65 में हमने 0.20 प्लस ऐड किया ये वाली, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई 0.85, एंड द लास्ट वन इज 0.15। हम इसमें जब 0.85 में ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 1 है, और ये 1 आनी ही चाहिए क्योंकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 0 से 1 के दरमियान लाई करती है। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, सिंपल ये जो टैग नंबर्स है ना, ये टैग नंबर किस तरीके से बने, अब आपने टैग नंबर्स बनाने, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। टैग नंबर किस तरीके से बनाना होता है, आपने ये जो पॉइंट है ना इनको आपने इग्नोर कर देना है। तो ये हो गया 8 हो गया, ये हो गया 20 हो गया, ये हो गया 35 हो गया, ये हो गया 65, ये हो गया 85, और ये हो गया हमारे पास 100, ठीक हो गया। आपने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना, ठीक हो गया। अब आपने टैग जनरेट करना है, टैग जनरेट किस तरीके से होगा, 0 से हमने स्टार्ट करना होता है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये है यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था पॉइंट को अगर आपने छोड़ दिया, इसको ना मैं रेस कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगी। ये नहीं हो रहा है, वो ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, मैंने आपको कहा था कि डेसिमल पॉइंट को आपने इग्नोर कर दिया। ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया 20, ये हो गया 35, एंड देन 65, 85 एंड 100। ओके, अब आपने टैग जनरेट करना है। टैग नंबर्स आपने किस तरीके से जनरेट करना है, आपने 0 से स्टार्ट होना है, 0 से स्टार्ट हुए। अब ये यहाँ पे क्या था, ये देखिए यहाँ पे 8, मैंने आपको कहा था कि डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना, तो ये बन गया 8 यानी कि 0 से लेकर 8 - 1, यानी कि यहाँ पे जो भी डिजिट लिखा है यहाँ पे अब है 8 वैल्यू बनी ना, तो 8 में से 1 निकाल देना, तो होगा 0 से 7 हमारा टैग आ गया पहला। देन हमारा ये जहाँ से एंड हुआ है इसमें यानी कि +1 का देना है, जो कि हो गया हमारा 8 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कब करना है, किस पे करना है, यानी कि यहाँ पे हो गया 20 में से 1 किया माइनस, तो आ गया 19, 8 से 19 आ गया हमारे पास रेंज। अब 19 में +1 करेंगे विच इज इक्वल टू 20, तो अगले रो का जो टैग नंबर स्टार्ट होगा वो होगा 20 से कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पे देखें ये 35 था, 35 - 1 कर देंगे तो 34 आ गया। मैंने आपको कहा था कि डेसिमल पॉइंट के इग्नोर कर देना, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पे 34 आ गया। अब नेक्स्ट रो की टैग नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 30, इसके अंदर +1 कर देंगे विच इज इक्वल टू 35 से एंड कहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे 65 बन जाएगा, 65 - 1 गया 64, ये देखिए 64 पे। अगला 65 से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे होगा 84 पे, और देन 85 से हमारा स्टार्ट होगा लास्ट वाला और खत्म कहाँ होगा, ये 100 है ना, यहाँ पे 100 - 1 विच इज इक्वल टू 99, ठीक हो गया। ये हमारे पास टैग जनरेट हो गए। ओके, ये टैग जनरेट हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने रैंडम नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे ना, ये उसने कहा 10 वीक्स पीरियड आपको दिया है, तो 10 वीक्स पीरियड जो दिया है ना आपके पास 10 उसने रैंडम नंबर भी दिए हुए हैं, यानी कि हर वीक के लिए आपके पास एक रैंडम नंबर होगा। ये देखें ये 10 नंबर होंगे, ठीक हो गया। आप किसी भी वीक में कोई भी नंबर डाल सकते हैं, मैं इस सीक्वेंस में ले लूँगा। मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया, यहाँ पे वीक नंबर लिख दिया 1 से लेकर 10 तक, और रैंडम नंबर मैंने ऐसे ही लिख दिया, यानी कि ये देखें 82 था, 96 था, 18 था, 96 मैंने इसी तरह लिख दिया, 82 96 18 96 इस तरीके से मैंने लिख लिया, ठीक है। मैंने आपको कहा था 10 ही रैंडम नंबर होंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल, बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, ये जो रैंडम नंबर है ना वीक 1 के अंदर डिमांड, अब आपने डिमांड निकालनी है। डिमांड आपने कहाँ से निकालनी है वो आपको बताता। आपने देखा ये रैंडम नंबर है 82, आपने जाना है जिससे प्रीवियस जो आपने टेबल बनाया जिसके अंदर टैग नंबर था 82 किस रेंज में लाया कर रहा है, 82 लाया कर रहा है इस रेंज में 65 से 84, तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा पास जो डिमांड बन रही है वो है ये, यानी कि मैंने आपको कहा था ना कि क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिप्स पर वीक लिखा होता है ये हमारे पास डिमांड ही होती है।
تو اس کو آپ ٹرپس بھی کہہ سکتے ہیں, ویک بھی کہہ سکتے ہیں, یا ٹرپس پر ویک یا ڈیمانڈ پر ویکس. تو ہمارے پاس کیا ہے 4. اس کے رسپیکٹو کیا ہے 82 ہمارا رینڈم نمبر یہاں پہ لائک آ رہا تھا, اس کے رسپیکٹو ہمارے پاس جو اس ویک کی ڈیمانڈ کیا تھی 4, تو ہم نے وہ 4 لکھ دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ 4 آ گیا. اسی طریقے سے ایک دو اور کر کے دکھا دیں. 96 اگلا رینڈم نمبر, 96 کو ہم نے جا کے دیکھا ٹیگ نمبر میں کہاں پہ لائک کر رہا ہے, یہاں پہ لائک کر رہا ہے لاسٹ والے میں. تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے 5 ہے ہمارے پاس, تو وہ میں نے لکھ دی 5 آ گیا. اب 18 دیکھ لیتے ہیں. 18 ہمارے پاس کس رینج میں آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے سیکنڈ رینج میں, یہ والی رینج میں. تو اس کے رسپیکٹو جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ تھی 1, وہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کر دی. یہ دیکھیں 1 آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے سارے رینڈم نمبرس کو دیکھ کے ہم نے ان کے رینج کے رسپیکٹو جو بھی کرسپونڈنگ ان کی ڈیمانڈ ہوگی وہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لی. دین ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹوٹل کر دینا ڈیمانڈس. ٹوٹل کا جب ان کا سم کریں گے نا اس پورے ڈیمانڈ والے کالم کا, تو ہمارے پاس آئے گا 28. ٹھیک ہو گیا. اب سیمولیٹڈ ڈیمانڈ فار 10 ویکس, جو نیکسٹ 10 ویکس پیریڈ کا جو ہم نے انالائز کیا وہ ہے ٹوٹل ڈیمانڈ کتنی ہوگی جو اگلے آنے والے 10 ویکس ہیں ان میں ہمارے پاس ہوگی 28 بائی یوزنگ پریویس ڈیٹا. ٹھیک ہو گیا. ایوریج ڈیمانڈ کتنی ہوگی 28 کو ڈیوائڈ بائی کر دیا نمبر آف ویکس وچ از اکول ٹو 10, تو ہم نے کر دیا. تو ایوریج ڈیمانڈ پر ویکس آ جائیں گی نا کار کی, وہ ہمارے پاس آ جائیں گی 2.8. تو یہ ہمارے پاس تھا ایک پرابلم ریلیٹڈ ٹو مونٹی کارلو سیمولیشن. اس کے اندر ہم نے رینڈم نمبر یوز کیا, فریکوینسی اور ٹرپس پر ویک, یعنی کہ آپ کو ٹیبل دے دیا تھا, آپ نے کس طریقے سے آپ نے اس کو سولو کرنا ہے. اگر آپ میں نے آپ کو پریویس لیکچر والا کوشچن بھی دکھا دیا تھا اور بتا بھی دیا کہ کس طریقے سے ڈفرینس ہے. اس کے اندر صرف اور صرف آپ کو یہ پرابلم دی ہوئی تھی نا فریکوینسی, اس میں کوئی ذکر نہیں تھا. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا تھا, کیوب بنانی تھی. اس کے اندر آپ نے کیا کیا ہے, اس کے اندر آپ نے کیا ہے کہ آپ نے نیکسٹ 10 ویکس کا نا آپ نے سیمولیٹ کیا, یعنی کہ اسٹیمیٹ لگایا ہے بائی یوزنگ پریویس ویکس ڈیٹا. یعنی کہ یہ دیکھیں یہ پریویس ویکس کے ڈیٹا آپ نے دیکھ کے 5 ویکس کا ڈیٹا دیکھ کے اگلے آپ نے نیکسٹ ویکس کا ڈیٹا انالائز کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں یہ دو لیکچر بنائے, دونوں پچھلے والے سے دونوں آپس میں ڈفرینس ہے. آگے انشاءاللہ جو ہے مونٹی کارلو سیمولیشن کے ایریا اسٹیمیشن والے پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گے. مونٹی کارلو سیمولیشن ایریا اسٹیمیشن جس کے اندر یہ ہوگا, جس میں اس طرح کا آپ کو پرابلم دے دیا گیا ہوگا, یہ ایکویشن دے دی گئی ہوگی, آپ سے کہا جائے گا کہ اسٹیمیشن ایریا اس کا اسٹیمیٹ نکالیں. اس سے جو نیکسٹ لیکچر ہوگا یہ دیکھیں یہ پرابلم دیا جائے گا آپ کو. اس سے جو نیکسٹ ہوگا اس میں آپ کو یہ صرف اور صرف لے کی فگر دے دی گئی ہوگی, تو آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ اس کا ایریا اسٹیمیٹ کریں بائی یوزنگ مونٹی کارلو سیمپلنگ. اور اس طرح کے کوشچن آ سکتے ہیں کہ آپ کو انٹیگرل دے دیا جائے گا اور کہہ دے گا کہ مونٹی کارلو سیمولیشن لگا کے آنسر نکالیں. تو یہ سارے میں نے نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا. اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے ایک ٹاپک پہ ایک سے زیادہ ویڈیو بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے ان سب میں کچھ نہ کچھ یونیک ہے تو میں نے بنائی ہے. ایسے نہیں بنا رہا جس طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی یوٹیوب چینلز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہی کنسیپٹ دے دیتے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ پریکٹس کے لیے ایک دوسرا کوشچن بھی کرا دیتے ہیں, تیسرا بھی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں, اور ان میں کوئی یونیک چیز نہیں ہوتی. مطلب کہ وہی اگر آپ نے وہی سین ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لی ہے, لائک اگر میں بات کروں اب میں نے یہ پرابلم کرایا ہے, ٹھیک ہے, فریکوینسی کے ساتھ کرایا. اب کچھ یوٹیوبرز ہیں وہ یہ کریں گے کہ فریکوینسی کا ہٹا کے یہاں پہ پروبیبلٹی کا کالم ایڈ کر دیں گے اور وہ والا کوشچن کرا دیں گے. حالانکہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو وہ والی چیز بھی ہو جائے گی. کس طریقے سے آپ کو پھر فریکوینسی سے پروبیبلٹی نکالنی پڑے گی سیم ہے, تو وہ اس طریقے سے کرا کے 2-3 ویڈیو ڈال دیتے ہیں. تو آپ لوگ ان کے لیکچر دیکھ کے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی نیکسٹ جن لرنر بھی اسی طریقے سے پڑھا رہا ہے. خیر میرا پڑھانے کا انداز اس طرح نہیں ہے. اگر میں نے لیکچر زیادہ اپلوڈ کیے ہیں ایک ٹاپک پہ, اس کا مطلب ہے ہر لیکچر کے اندر کچھ نہ کچھ یونیک چیز ہے آگے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ والا لیکچر بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.